देखो किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाता है 1944 तक। वो अभी तक हमने पहले की थोड़े बहुत जो भी लेक्चर्स हमने देखे उसके अंदर ख़त्म किया था, उसी को ही थोड़ा बहुत वहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि 4 जनवरी 1932 को जब गांधी को अरेस्ट कर देते हैं तो बाय 1934 अप्रैल तक आते आते गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर देंगे, सेकेंड फेज वाला। ओके, तो वाइसरॉय ये जो सेकेंड फेज जो था वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया ऐसा बोला जाता है। अब बैकग्राउंड के अंदर 2-3 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऐसे हो जाते हैं, उसको थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था जिसे कहा जाता है कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। अभी ये क्या था, कौन कौन लीडर्स इसके साथ जुड़े हुए थे और इसका मेन इश्यू क्या था, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगस्त 1932 के आसपास आपका जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था रैमसे मैकडोनाल्ड, वो बताता है कि आई एम एक्सटेंडिंग दी प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू दी अदर माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया हु आर नोन एज दी डिप्रेस क्लासेस। हमने देखा कि भारत के अंदर जो डिप्रेस क्लासेस को छोड़ के बाकी जैसे और माइनॉरिटीज थे, जैसे मुस्लिम्स थे, सिख थे, एंग्लो इंडियंस थे, क्रिश्चियंस थे, उनको माइनॉरिटीज का दर्जा देते हुए सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मुस्लिम्स के लिए और सिख और क्रिश्चियंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत उनको माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिया था और उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत कर दी थी। अभी यही इलेक्टोरेट्स की कंटिन्यूएशन के अंदर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे सरकार जो डिप्रेस क्लास, आपके यहाँ पे जो दलित वर्ग हुआ करता था, उनके लिए सरकार बोलती है कि वी आर क्रिएटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर देम। जैसे दलित ही दलित को वोट कर पाएगा और उनके लिए ये पूरा का पूरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत ये सिस्टम डेवलप कराई जा रही थी। इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो दलित समाज था, ये दिस वाज अ लार्जर पार्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटी एट दैट टाइम, और उसी के दौरान यहाँ पे देखने को मिलता है दैट दिस वाज एन एफर्ट विच वाज डन बाय द गवर्नमेंट to separate them from the traditional society and to treat them as separate political entities। बोले ये भारत के अंदर जो डिप्रेस समुदाय, जो दलित वर्ग का जो पूरा पूरा समुदाय है, उनको अलग करने के लिए सरकार ने एक राजकीय रूप से ये साजिश रची थी। तो जब ये अगस्त 1932 के अंदर अवार्ड अनाउंस किया जाता है तो तुरंत ही गांधी को लगता है कि ये गलत हो गया। गांधी सॉ दिस अवार्ड एज दी अटैक ऑन इंडियन यूनिटी। बोले ये क्या है, बोले इट्स एन अटैक ऑन इंडियन यूनिटी। इसलिए भारत के लोगों को आप लोग तोड़ते रहते हो, तोड़ते तोड़ते इतना सारा आपने तोड़ना शुरू कर दिया। एंड गांधी बताते हैं कि भाई अगर आपने ये अवार्ड को वापस नहीं खींचा है या इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं लाए हैं तो आई विल गो फॉर फास्ट अन टू डेथ। और यहाँ से ही गांधी उपवास के ऊपर उतर जाते हैं। ऑन 20 सितंबर 1932, याद रखिएगा कि गांधी उस टाइम के अंदर जेल के अंदर थे। 4 जनवरी 1932 को उनको अरेस्ट कर दिया जाता था। पुणे के अंदर येरवड़ा जेल है, येरवड़ा जेल के अंदर वो बंद थे और जेल के अंदर बैठे बैठे ही वो बताते हैं कि मैं उपवास, और वो भी आमरण उपवास के ऊपर जा रहा हूँ। जब इतना सारा प्रेशर बढ़ जाता है तो डिप्रेस क्लास, जो दलित वर्ग का जो समुदाय था, उनके लीडर थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से एक और लीडर थे जिनका नाम था आपके मदन मोहन मालवीय। वो दोनों थोड़ी बहुत मध्यस्थता करते हैं और अंबेडकर के ऊपर प्रेशर आता है कि आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज लाइएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके ये बताते हैं मालवीय साहब अंबेडकर जी से कि मान जाओ, देखो बापू उपवास पे बैठे हैं। अंबेडकर साहब भी बताते हैं कि क्यों, मैं क्यों मानूं। लेटर ऑन इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है तो अंबेडकर, एमसी राजा और मदन मोहन मालवीय सितंबर 1932 के अंदर ये पैक्ट कर देते हैं और पूना के अंदर ये समझौता होता है, ये रौड़ा जेल के अंदर होता है। इसी के लिए इसे बोला जाता है पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट के तहत क्या ऐसा होगा कि अंबेडकर जो पुरानी जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट से उसको नकार देंगे? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अंडर द पूना पैक्ट the depressed classes abandoned their demand for separate electorates। अंबेडकर एक चीज के ऊपर एग्री हो जाता है कि यहाँ पे आपके जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, खाली डिप्रेस क्लास का आदमी ही डिप्रेस क्लास के लिए वोट करेगा, उसे हटा दिया जाता है। साथों साथ यहाँ पे ये हटा देगा तो आपकी रिप्रेजेंटेशन का क्या करोगे डिप्रेस क्लास के? तो यहाँ पे बोल दिया जाता है that the seats will be reserved for depressed class, और वो सीट्स की रिजर्वेशन जो थी उसको बढ़ा दिया जाता है। पहले 71 सीट्स रिजर्व हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 147 के आसपास ले लिया जाता है। साथों साथ ये जो गांधी और कांग्रेस लेड जो बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ जो पूरा का पूरा समझौता होता है उसको भी सरकार एक्सेप्ट कर देती है, और यहाँ से ही आपका कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट की कंट्रोवर्सी खत्म होती है। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देख देते हैं। मैथ द फॉलोइंग वाला कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा उसने।
जैसे ये पूछा मॉर्लेमेंटो, साइमन, चौरी चौरा एंड डांडी। साथ ही साथ यहाँ पे कंट्री वाइज एजिटेशन, विड्रॉल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कम्युनल आउटब्रेक्स और फाइनली इलीगल मैन्युफैक्चर्स ऑफ सॉल्ट। तो कौन सा आएगा हम लोग देख लेते हैं। द राइट आंसर इज डी, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। क्यों ऐसे? मॉर्लेमेंटो के अंदर हमने देखा कम्युनल इलेक्टोरेट्स की शुरुआत होती है, उसके बाद मॉनफोर्ड आता है, तो मॉनफोर्ड एंग्लो सिक्स एंड मुस्लिम्स की क्रिश्चियंस की तरफ भी लेके जाएगा। मॉर्लेमेंटो खाली मुस्लिम्स के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत की थी उसने। सेकेंड वन है साइमन कमीशन, कंट्री वाइज एजिटेशन फॉर रिफॉर्म्स। साइमन कमीशन को लेकर हड़तालें हो रही थी ना भारत के अलग अलग कोनों में, वही कोनों में हड़ताल के कारण आपके लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है और ये पूरा का पूरा भगत सिंह वाला केस बन गया। चौरी चौरा आपको देखने को मिलेगा, वो है विड्रॉल ऑफ मूवमेंट, उसको रोक दिया था ना। उसके बाद 1922 में क्या हुआ, फरवरी 1922 कि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी को लगता है दैट द पीपल आर स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड, बोले इसको रोक दो। फाइनली डांडी इज रिलेटेड टू द इलीगल मैन्युफैक्चर्स ऑफ सॉल्ट। ओके, तो क्यों A3, B1, C2, D5 है, उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक और प्रश्न, तो पूना पैक्ट विच वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड महात्मा गांधी इन 1932 प्रोवाइडेड फॉर, क्या था? ए का क्या बताया है, डोमिनेंट स्टेटस, बी का सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, सी का था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर हरिजन्स जो दलित वर्ग मैंने आपको बताया, और डी का था जॉइंट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्वेशन फॉर हरिजन। अब देखिए कि पूना पैक्ट क्यों किया, उसके पीछे का कारण आपका ऑप्शन सी हो सकता है, बट ये क्या बता रहा है कि पूना पैक्ट क्या था, इट प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, कि व्हाट वाज द रीजन फॉर पूना पैक्ट। तो वहां पे आप देखोगे कि ऑप्शन सी राइट होता है, बट यहां पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, पूना पैक्ट के अंदर इसमें से कौन सी चीजें थी। डोमिनेंट स्टेटस था, नहीं था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, वो तो 1909 के अंदर थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर हरिजन, वो तो पहले लेके आया ना कम्युनल अवार्ड के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा, जॉइंट इलेक्टोरेट्स विथ रिजर्वेशन फॉर हरिजन। मैंने बताया ना कि 71 से 147 सीटें लेके गई है हरिजन कम्युनिटी के लिए भारत के अंदर, डिप्रेस क्लासेस के लिए, तो ये राइट आंसर होता है। 2002 के अंदर एक और प्रश्न आया है, डूइंग द फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार्स ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट्स कॉल्ड फॉर, ये बढ़िया है, आपके खुदाई खिदमतगार जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान वाले। देखिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न भी दिया जाता है 1987 के अंदर, 1987 के अंदर जब यहाँ की जो सरकार थी भारत की, वो उनको भारत रत्न, द सुप्रीम सिविलियन, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर विच कैन बी अवॉर्डेड। ओके, तो बाहर के नेशनल्स को भी देते हैं हम लोग, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भी दिया गया था। ओके, क्या था, यूनियन ऑफ पख्तून ट्राइबल एरियाज, अडॉप्शन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, अरे बाप रे, द अडॉप्शन ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, ये भी नहीं था। द पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। देखिए कि ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ना, इसका राइट आंसर है डी, उसको सर्वेंट्स ऑफ गॉड भी बोले जाते हैं। और ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको फ्रंटियर गांधी, मतलब फ्रंट्स वाले जो एरिया थे, जो बलूचिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उनके गांधी को, उनको वहाँ के गांधी बुलाया जाता था। ओके, तो इसमें जो राइट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जो होगा वो यूनियन नहीं बता रहा था, बोले अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक नहीं करना है, वो भी नहीं है। टेररिस्ट एक्टिविटीज तो हो ही नहीं सकता, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी नहीं है, लाल है उसका मतलब ये मत ठोक के आ जाइएगा कि कम्युनिज्म है। ओके, एंड फाइनली पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। कॉलोनिज्म को लड़ते लड़ते ही इन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन कंटिन्यू कराया है। अब देखिएगा कि भारत के अंदर ये जो बीच वाला पीरियड था ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग क्यों होता है उसकी हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। 2 स्टेज की डिबेट चलती है, बोले करे तो क्या करे, इधर जाए उधर जाए, फलाने जाए ढिकने जाए, कौन सी तरफ जाए, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। देखा ना 1922 के बाद क्या हुआ, चौरा चौरी खत्म हुआ, तो नया ग्रुप उभर के आ रहा था जिसको स्वराजिस्ट नो चेंजेस बोलते थे, और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि आपके रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट एक्टिविटीज़म जो है वो भी शुरू हो रही है। तो व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, बोले नेशनल मूवमेंट आपको किस तरफ जाना चाहिए, बोले दिशा और दशा कैसी होनी चाहिए। तो एक ग्रुप बता रहा था कि दैट वी शुड पार्टिसिपेट इनटू दी इलेक्शंस विच आर गोइंग टू हेल्ड इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। 1934 के आसपास जब यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले थे, तो ये ग्रुप का मानना था कि हमको यहाँ पे भाग लेना चाहिए और हमको यहाँ पे उसको बॉयकॉट करना चाहिए। इसके बीच में पूरी की पूरी असमंजस थी। जब ये पूरी की पूरी डिबेट आगे चलती रहती है, तो जो ग्रुप ने पूरा का पूरा जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन करने के लिए डिमांड रखी, वो ग्रुप को बोला जाता है न्यू स्वराजिस्ट।
जैसे था ना कि पुराने स्वराज्य कौन थे, 1923-24 के समय के दौरान जो लोग काउंसिल्स के अंदर पार्ट लेना चाहते थे, यहाँ पे भी 1934 के आसपास का जो समय था, ये वो ग्रुप वाले थे जिनका मानना ये था कि हमको बॉयकॉट बंद करके यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए काउंसिल्स के अंदर, और उन्हीं को ही बोला जाता है न्यू स्वराजिस्ट। ओके, तो आंदोलन की दिशा कौन सी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ द मूवमेंट, इसके ऊपर ये पूरी की पूरी तिकड़म चल रही थी। और ये न्यू स्वराजिस्ट के लीडर्स को नाम याद रखिएगा, M.A. अंसारी, आसिफ अली इज द सेकेंड वन, उसके बाद है भुलाभाई देसाई, ये जो टेलीफोन वाले भाई साहब है, S. सत्यमूर्ति उनका पोस्टल स्टैंप है, एंड B.C. रॉय यहाँ पे। ओके, तो टेलीफोन करके बात करें, इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे। ओके, तो हेलो देवी प्रसाद है, तो उस तरह की बात हो रही थी उनसे वहाँ पे। एंड यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इनकी पूरी की पूरी डिमांड चलती रहती है। देखिएगा कि ये जो स्ट्रेटेजिक डिबेट चलता रहा, ये डिबेट के तहत ये कांग्रेस कंफ्यूजन के अंदर थी कि हम लोग क्या करें। एक ग्रुप ने आके बता दिया कि भाई हमको इसको आगे कंटिन्यू करना है, जिसको न्यू स्वराजिस्ट बोला गया है, और इसी के बैकग्राउंड के अंदर सरकार एक एक्ट पास कर देती है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक इन्होंने प्रोविजन छोड़ा था जिसका नाम था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो दूसरा मुद्दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उसी के ही बेस के ऊपर से जो उभर के आ रहा था कि 1937 के अंदर जो आपके प्रांतीय चुनाव होने वाले थे, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर इलेक्शंस होने वाले थे, उसके अंदर कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम लोग किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसी के बीच में यहाँ पे पूरा का पूरी असमंजस चलती रही। तो पहला मुद्दा किसको था कि भाई काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेट करें, तो वो जो ग्रुप ने जिसने बताया कि काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उनको न्यू स्वराजिस्ट बोला गया। दूसरा मुद्दा क्या था कि 1935 के अंदर एक एक्ट पास कर दिया गया जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये चीज़ बोली गई है कि आपके यहाँ पे इंडिया का एक यूनियन बनेगा, एक फेडरेशन बनेगा, फेडरेशन के अंदर बहुत सारे प्रोविंसेस होंगे, वो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी। अभी ऑटोनॉमी दी जाएगी भाई साहब, तो उसका मतलब ये है कि प्रोविंसेस के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी। अगर गवर्नमेंट बनेगी तो कांग्रेस वो सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी, कांग्रेस उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी कि नहीं करेगी, उसको लेके पूरा का पूरा मुद्दा चल रहा था, और इसी को लेके ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन चला। अब हम लोग देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कौन से मेन प्रोविजंस थे। अब आप देखिएगा कि इसने क्या बताया, इट कॉल्ड फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। और ये कैसा फेडरेशन, बोले भारत के अंदर जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज है और प्रिंसली स्टेट्स की जितनी भी एरिया है, उन सब का एक हम लोग संघ बनाएंगे, एक फेडरेशन बनाएंगे जहाँ से ये पूरी की पूरी चीज़ें चलती रहती हैं। सेकेंडली, हम लोग जैसे आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, हम लोग पढ़ते हैं ना पॉलिटी के अंदर भी कि इंडिया के अंदर एसेंशियली 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। और हमने ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन जो बोरो किया है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो किया गया है। सो यू विल सी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिवाइडेड, आपका शेड्यूल 7 जैसा है प्रेजेंट डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, उसी तरह से आपकी जो सेंट्रल जो पावर्स थी, जो कहाँ कौन से विषयों के ऊपर सरकार कानून बना सकती है, उसको लेके इन्होंने पूरा का पूरा डिवीजन कर दिया। जैसे एक लिस्ट को बताया फेडरल लिस्ट, वहाँ पे आपकी खाली फेडरल गवर्नमेंट सरकार बना पाएगी। सेकेंड है आपका प्रोविंशियल लिस्ट, वहाँ पे आपके जितने भी राज्य है, ऑल द स्टेट्स कैन मेक द लॉ। एंड द थर्ड वन इज द कॉन्करेंट लिस्ट, यहाँ पे ऐसी लिस्ट है, ऐसी एक पूरी की पूरी सूची दी गई है जहाँ पे राज्य और आपकी जो केंद्र प्रदेश है वो भी अपने ऊपर यहाँ रूल बना सकती है। ओके, तो वाइसरॉय यहाँ पे विलिंगडन उस टाइम पे हुआ करते थे, तो एक और रट्टा मार दो, एक और एक्ट आ गया है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो दिस वाज द काइंड ऑफ दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस, पर हमको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो आपका येलो वाला जो पोर्शन था, द येलो पोर्शन इंक्लूडेड द ब्रिटिश इंडिया एंड द पिंक पोर्शन इंक्लूडेड द प्रिंसली स्टेट्स, और इनके बीच में ये येलो और पिंक के बीच में ही एक फेडरेशन बनेगा जिसे बोला गया है फेडरल यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ से ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की जो बात कर रहे थे वहाँ से ये शुरू होती है। अब देखिएगा कि वाइसरॉय विलिंगडन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आपको रट्टा मारने की बात कर रहे हैं, उसके और भी कौन से प्रोविजंस थे। सेकेंडली, ये प्रोविजन बोलता है कि दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विल अबॉलिश द डायरकी इन द प्रोविंसेस। डायरकी मतलब अगर आप याद करिएगा कि डायरकी कब राज्यों के अंदर लागी गई, प्रोविंसेस के अंदर लागू की गई, वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स, जब यहाँ पे आपकी द्विमुखी सरकार, ड्यूअल गवर्नमेंट डायरकी की शुरुआत हो जाती।
खैर डायर की तो 1765 से ही भारत के अंदर आ गई थी, जहाँ पे नवाब और डेप्यूटी नवाब नाम की दो पोस्ट अंग्रेजों ने बना दी थी। डेप्यूटी नवाब को खुद ही अपॉइंट किया करते थे। बट उसके अंदर ना जाते हुए जो प्रेजेंट डे जो मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डायर की राज्यों के अंदर क्या किया इन्होंने, दो लिस्ट बनाए। स्टेट लिस्ट को, जो प्रोविंशियल लिस्ट था उसको दो भाग के अंदर डिवाइड कर दिया। एक था आपका ट्रांसफर्ड लिस्ट और दूसरा था रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर लिस्ट के अंदर कौन होगा कि आपकी राज्य की जितने भी लेजिस्लेचर थी वो गवर्नर और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के साथ सत्ता बना पाएगी, सॉरी नियम बना पाएगी, रूल्स बना पाएगी, लॉज बना पाएगी। और आपकी रिजर्व लिस्ट थी, वहाँ पे आपकी जितने भी लेजिस्लेचर से उनके पास कोई पावर नहीं है। तो ये जो पूरा डायरकी वाला मुद्दा था ना, वो डायरकी इन्होंने खत्म कर दिया। बोले राज्यों के पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, प्रोविंसेस को फ्रीडम होगी, प्रोविंसेस को अपने हिसाब से डेवलप कराने के लिए उनको पूरा का पूरा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करने के देंगे। तो द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। बोले यहाँ पे कोई और अभी तिकड़म चलेगा नहीं और यहाँ पे पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। सेकेंडली सरकार बताती है दैट नाउ वी आर अडॉप्टिंग डायरकी एट सेंटर। बोले ये फिर से खेल कर दिया। आप क्या कर रहे हो कि आपने राज्यों के अंदर से आपकी जो प्रोविंसेस थे वहां से आपने डायरकी को हटा दिया। बोलिए दो दो सरकारें चलती नहीं है, गवर्नर की और गवर्नर के साथ। मैंने बताया ना कि जैसे दिल्ली की हालत कैसी है, कि दिल्ली इज द परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं बोल सकता, बट जो कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है उसके अंदर बोल सकते हैं कि एक केजरीवाल साहब है जो अपने ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट के साथ रूल कर रहे हैं, ऊपर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाते हैं। अब वो तो चल नहीं रहा है, इन्होंने 1919 के अंदर चलाने की कोशिश की थी, वो नहीं चल पाया। 1935 के अंदर स्टेट्स के अंदर अबॉलिश करके सेंटर में लेके आते हैं। बोले सेंटर में दो लिस्ट हो गए, जो आपका फेडरल लिस्ट है उसके अंदर सब पार्ट्स बनेंगे, एक ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। बट हुआ ये कि आपका फेडरेशन ज़्यादा चलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये फेडरल सब्जेक्ट्स, रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। ये रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर कौन नियम बनाएगा? आपका वाइसरॉय खुद। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, साथों साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाइकैमरलिज्म है ना 1919 में उसने लागू किया था। बाइकैमरलिज्म कब लागू किया था? 1919 में। बट इट वाज बेस्ड इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। वो था ना काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड काउंसिल ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। आपकी अपर हाउस एंड लोअर हाउस वो दिल्ली के अंदर हुआ करती थी। वही की वही चीज़ों को इन्होंने राज्यों के अंदर लागू की। ड्यूअल हाउसेस, विधानसभा एंड विधान परिषद, है ना कि आज की तारीख में 11 में से 6 प्रोविंसेस भारत के अंदर है ना, महाराष्ट्र के अंदर है, यूपी के अंदर है, बिहार के अंदर है, आंध्र तेलंगाना जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स के अंदर है विधान परिषद जिसे कहा जाता है। उसकी शुरुआत भी यहाँ पे स्टेट्स के अंदर जो ड्यूअल हाउसेस है बाइकैमरलिज्म, उसकी शुरुआत भी यहाँ पे होती है। साथों साथ भारत के अंदर रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसके अंदर मेंशन की गई थी, RBI। अभी रिसेंटली हमने उसकी शताब्दी भी बनाई 2015 के अंदर। ओके, सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक इन इंडिया। साथों साथ यहाँ पे फेडरल कोर्ट, आपका जो रिजर्व कोर्ट का जो अर्लियर वर्जन था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी भी स्थापना 1937 के अंदर की जाती है। उसका भी मेंशन आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर किया गया था। और साथों साथ यहाँ पे ये भी बताता है कि आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ना, कि फेडरेशन की सर्विसेज जो है उसके लिए परीक्षा लेनी पड़ेगी, और परीक्षा कंडक्ट करने के लिए एक और इंडिपेंडेंट बॉडी की स्थापना की जाएगी जिसका नाम है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, FPSC है ना आज की तारीख में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो FPSC की भी स्थापना उसी के दौरान की होती है। एंड दिस वाज द मेन 7-8 पॉइंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। हमको देखना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इवेल्युएट करो, सही था, गलत था, अच्छा था, बुरा था, वॉज इट गुड, वॉज इट बैड। इंपॉर्टेंट ये है कि ये ब्रिटिशर्स की कैरोट एंड स्टिक की पॉलिसी के तहत ही हो रहा। ये है ना ये लो एक और गाजर, वाइसरॉय क्या बताता है, तो पीछे से आपको लकड़ी मारेगा, आगे से आपको गाजर लटकाएगा। पॉजिटिव के तौर के ऊपर देखा जाए तो भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस हुआ, बट इसने फिर से आपके यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस की तो कुछ बात ही नहीं की है, याद रखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस के तहत क्या बताता है? बोले फेडरेशन बनाएंगे तो सरकार किसकी होगी? बोले अंग्रेजों की। वो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंस स्टेट का दोनों का मर्जर कर रहा है। गवर्नर के साथ सत्ता भी बहुत थी, ये भी हमने देखा। साथों साथ यहाँ की बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन थी थोड़ी बहुत, उनको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल राइट्स भी मिला, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दिया इन्होंने, पर इंटरनल ग्रोथ हमको ज़्यादा नहीं मिला, ये उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिलता रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सब 5-6 चीज़ें हैं, आप इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा गहन चर्चा नहीं करते हुए सबसे फंडामेंटल चीज़ के ऊपर आ जाता है, वो है लॉन्ग टर्म ब्रिटिश स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म ब्रिटिश स्ट्रेटजी क्या थी?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कब आया? 1908। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या उसको भी पीछे चल दो, सबसे पहला इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया? 1861 में आया। 57-58 में क्या हुआ था? तो देखोगे तो यहाँ पे रिवॉल्ट होता है, तो उसी का ही रिफ्लेक्शन, कॉज एंड इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद आपका आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1891। इंडियन काउंसिल एक्ट 1891-92 क्यों आया? 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस ने सरकार के ऊपर बहुत सारी डिमांड रखी थी कि भाई अब हमारी डिमांड आपको माननी है। उसके बाद छोड़ दो 1909 मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों आया? तो उसके बाद उसके बैकग्राउंड में देखिएगा 1908 के अंदर क्या हो रहा था। 1908 के अंदर क्या हुआ? स्वराज, ये स्वदेशी मूवमेंट बहुत पीक के ऊपर चल रहा था। सरकार को लगा कि फिर से इनको गाजर देना पड़ेगा। उसको भूल जाओ। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों आया? तो पीछे फिर से बैकग्राउंड में देखो तो 1918 के आसपास क्या चल रहा था? आपका होम रूल मूवमेंट। तो यहाँ कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलता रहता है कि ये जो लॉन्ग टर्म ब्रिटिश स्ट्रेटजी क्या थी, बोले जहां जहां कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है उसके बाद एक आध साल के अंदर ये लोग एक्ट ला देते, और एक्ट के बाद होता क्या है? दे वांटेड टू वीकन दिस मूवमेंट एंड इंटीग्रेट लार्ज सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इन्होंने किन किन लोगों को ऑफर किया? बोले चलो हम लोग ये लॉ लेके आ रहे हैं, आप उसके अंदर प्रतिनिधित्व कर देना। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि वंस द कांग्रेसमैन टेस्टेड द पावर दे वुड बी रिलक्टेंट टू गो बैक टू द पॉलिटिक्स ऑफ सैक्रिफाइस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का या कोई भी एक्ट पकड़ लीजिएगा भाई साहब, आप 1935 के पहले के जितने भी एक्ट आए उसके 1, 2, 3 साल का मैं आपको बोल रहा हूँ ग्रेस पीरियड पकड़ के आप जब अभ्यास करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पीछे पीक पे बहुत ही बड़ा मूवमेंट चल रहा था। और वो मूवमेंट को खत्म कैसे किया जाएगा? तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। जो जो हिंसा कर रहा है, जो जो एक्सट्रीम कर रहा है, एक्सट्रीम जवाब दे रहा है, उनको तो डायरेक्ट ससुराल भेज दो। भेजते थे ना काला पानी रंगून के अंदर, अंडमान के अंदर, सेल्यूलर जेल। और जो जो यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहा था, जो औकात में रहकर प्रोटेस्ट कर रहा था, बोले उनको कैसे आप टैकल करोगे? तो उनको गाजर दे दो। गाजर कैसा? बोले डायरेक्ट उनको बोलो कि 2 साल के अंदर एक्ट लेके आ रहे हैं, शायद आपको सत्ता मिल जाएगी। हो सकता है ना? सो अल्टीमेटली यही था कि जब सरकार आपसे टाइम बाय करने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे ये एक्ट आ रहे थे, और एक्ट के अंदर हमारे मेजोरिटी जितने भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर ये लोग हमारे लोगों को इनकलकेट कर रहे थे। एंड एज अ रिजल्ट हमारा मूवमेंट जो था ना, जो पीक पे ऊपर था ना, 1-2 साल के बाद खत्म हो जाएगा। वो खत्म होने के पीछे ये जितने भी एक्ट से उसी का ही कारण देखने को मिलता है।